सभी एलटी एस्पिरेंट्स को नागिन का नमस्कार। और मेटामॉर्सिस की ओर से लाया हूँ आज आपके लिए बहुत ही काम का एक जो है वीडियो। हम आज बात करेंगे कि एलटी जो एस्पिरेंट जो 8 अगस्त को अपना पेपर देने के लिए जा रहे हैं वो जो है किस तरीके से पेपर दें और कैसे तैयारी करें, और किस तरीके से अभी तैयारी करें, किस तरीके से वो अपने को तैयार करें पेपर से ठीक पहले, और किस तरीके से ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें। तो अगर आपको इस वीडियो को जो है से पूरा लाभान्वित होना है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम हिस्सा जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप सब लोग एक बहुत बड़े युद्ध के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक ए वॉर, एंड दिस वॉर टेक्स बोथ द थिंग्स, योर मेंटल जो पावर्स एंड योर फिजिकल पावर्स एंड योर इंटेलेक्चुअल पावर्स एंड ऑफ कोर्स योर मॉरल स्ट्रेंथ। तो ये एग्ज़ाम देना और कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठना और उसे क्रॉस करना, ये वाकई एक बहुत बड़ा युद्ध है। तो इसको इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल वॉर, एक साइकोलॉजी के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा युद्ध है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप से सीखते हैं और देखते हैं कि हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 3 हिस्सों में। पहली कि आजकल आप क्या करें, आजकल आप कैसे तैयारी करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ तो आज के बाद आपके पास मुश्किल से 1 हफ्ता बचता है, और इन 1 हफ्तों में आपने क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने आउटपुट को डबल कर दें। तो सबसे पहली चीज़ कि आजकल की तैयारी में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और उस रिवीजन में भी एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिवीजन बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात बताऊंगा। रिवीजन मल्टी फेसेटेड कीजिए, चाहे आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं। आप अपने सिलेबस को देखिए, जो सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं उसमें किसी एक चीज़ पे फोकस मत कीजिए। योर रिवीजन मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल। जैसे अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो प्राइजेस भी देखेंगे, वो ऑथर्स भी देखेंगे, मैच द फॉलोइंग भी देखेंगे, वो कहीं पर टेक्स्ट से भी क्वेश्चन देखेंगे, वो जो है क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन देखेंगे, रिटोरिक एंड प्रोजोडी से, फिगर ऑफ स्पीच से भी देखेंगे। वैसे ही मैथ्स वाले हैं तो वो अपने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनके हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि जो सिलेबस है इंटीग्रेटेड तरीके से छुएं, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में जो है अपनी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन को मल्टी डायमेंशनल रख दें, जिससे कि आप एक पूरे कोर्स का इंटीग्रेटेड वे में जो है फील कर पाएँ। दिस इज़ द टाइम ऑफ फीलिंग द कोर्स एंड फीलिंग एवरीथिंग विच यू हैव एक्चुअली रेड, एंड जस्ट टू मेज़र योर पोटेंशियल एंड मेज़र वेयर यू स्टैंड, एक्चुअली कहाँ पर आप खड़े होते हैं, ये देखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और ऐसा करते करते जब आप आजकल करेंगे तो आपको ज़रूर ये एहसास हो जाएगा कि अगर कहीं पर आप अटक रहे हैं तो ये मेरी कमज़ोरी है, थोड़ा मुझे इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर लेना, और उस चीज़ को आप खोलिए और उसको उसी वक्त उसी पॉइंट पे थोड़ा सा रिसर्च करके उसको मजबूत बना लीजिए, जहाँ पर आपको लगता है जब आप मल्टी डायमेंशनल तैयारी में कहीं पर अटक रहे हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आजकल नोट्स से पढ़ने का टाइम नहीं रहा, तो आप नोट्स से मत पढ़िए। हाँ, वो कॉपी जो मेरा एक बहुत अच्छा एलटी के रिवीजन का एक वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, उस रिवीजन में आप जैसी स्ट्रैटेजी बताइए। तो देखिए, मैंने एक आपसे कॉपी बनवाई थी जो नोटबुक, जिसमें लास्ट में आपने सिर्फ वो क्वेश्चन रखे थे जो आपको कहीं पर प्रॉब्लमेटिक लगे थे, वो कॉपी का रिवीजन कर सकते हैं आप। बाकी नोट्स में अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, आप बिल्कुल 400 से 500 ऑब्जेक्टिव कीजिए डेली, 300 तो कम से कम होने चाहिए। और उस ऑब्जेक्टिव के दम पे सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि मेरा जो है नेगेटिव पॉइंट कहाँ है और किस जगह पे मैं इस सिलेबस में लैग कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 6-7 दिन है, अगर आप देख सकते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का, कि आप जो है क्लास 9, 10, 11, 12 और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, उसके ज़रा मेजर चीज़ें देख लीजिए, एक हल्का फुल्का आइडिया उसका भी लगा लीजिए कि क्या है, उसमें से भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आप जिन लोगों ने ये नहीं किया है वो अभी भी 6-7 दिन में ये आराम से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ। और जो है आजकल दूसरी चीज़ ये करें कि अपने जो है पूरे टाइम को बांट के तैयारी करें, और उसमें आप एक टाइम अपना ऑब्जेक्टिव का रखें, एक टाइम जो कमज़ोर आपके हिस्से हैं उसका, एक टाइम आप सिलेबस में से कुछ रह गया हो तो उसका,
और एक टाइम आप रखिए कि मैंने जो अपने स्पेशल क्वेश्चंस नोट किए थे उसका, और इन सब के बीच में कम से कम आधे आधे घंटे का ब्रेक लें। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई या 8 घंटे तक हम हर हालत में होनी चाहिए। 2-2 घंटे के 4 स्पेन पक्का होने चाहिए, और बीच में आप जो है म्यूज़िक सुनिए और मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, और साथ में वाटर बहुत लीजिए। और इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग और इवनिंग आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और वो चाहे किसी भी तरीके का मेडिटेशन हो। और उसके अलावा आप जो है ये म्यूज़िक सुन सकते हैं, सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल, जैसा कि हम पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका जो है बिफोर द एग्ज़ाम, जो आजकल नाउ ए डेज़, व्हाट डू यू डू नाउ ए डेज़, दिस मस्ट बी स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आते हैं इसी स्ट्रेटजी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पे, कि इसमें सोशल मीडिया से इस समय आप बिल्कुल दूर रहें, और जितना हो सके जो है कॉल से दूर रहें और चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है। बाय द वे आपने सोशल मीडिया में ही कुछ ऐसा देख लिया जो आपके माइंड को झकझोर दे, या बाय द वे किसी ने आपको कॉल किया और उसने कुछ ऐसी बातें कर दी कि आप मेंटली डर गए। कई लोग जो है कहते हैं आपने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, और आप फिर डर जाते हैं। तो इस समय अपने आप पे विश्वास रखिए, और अपने मेंटर पे विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, और सिर्फ अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लीजिए। दिस इज जस्ट लाइक ए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, और ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपने खुद में करनी है। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद से बातें कीजिए, और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी डिस्टर्बेंस से पूरा दूर रहिए, और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट आपको फिज़िकली फिट रखना, इसलिए वैसे भी बाहर चीज़ों से आपको बाहर जाने से भी बचना चाहिए, और फिज़िकली फिट रखने के लिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लें, और मल्टीविटामिन्स के आप जो है कैप्सूल्स भी ले सकते हैं साथ में। ये तो थी पहली फेज़। अब दूसरी फेज़ में आते हैं। दूसरी फेज़ होती है जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। तो उसमें सबसे पहला मेरा जो आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन वो ये कि 7 तारीख को आप अपनी किताबों से बाय बाय कह दीजिएगा, और अपने सारे नोट से, और जितना हो सके एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अच्छी जो है चीज़ों को देखिए, मोटिवेटिंग चीज़ें देखिए, अच्छी वीडियोस देखिए, मोटिवेशन, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इसका एक रीज़न है साइंटिफिक, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि 7 तारीख को आप ना पढ़ें। ठीक पहले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे माइंड के लिए ब्रीदिंग का दिन है, और अपने माइंड को जो है मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाने का दिन है, खुश रहने का दिन है, नो टेंशन, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और आपके ठीक एग्ज़ाम से पहले 8-9 घंटे की, क्योंकि आप इतने महीनों से लगे हैं, पूरी फुल रिलैक्स होना चाहिए, और नींद होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया नींद, जिससे कि सही टाइम पे खाएं और सो जाएं, जिससे कि आप सही टाइम पे उठ सकें और फिर से मेडिटेशन करके तैयार हो सके। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिजुविनेट करता है। ये एक दिन ऐसा है जैसा कि आप जिम में खूब एक्सरसाइज करके जब आपकी जो है टिश्यू टूट जाते हैं वो फिर रीबिल्ड होते हैं, तो वो एक दिन के रिलैक्स में रीबिल्ड होते हैं। ठीक वैसा ही है, आपने जितनी भी मेहनत की है उसको रिवाइव और रिजुविनेट करने का टाइम है ये 7 तारीख। तो 7 तारीख को आप, चाहे आपका कुछ भी छूटा हो, अब रियलिटी ये कहती है आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, वो छूटा वाला पढ़ेंगे, बाय द वे वो टफ हुआ या डिफिकल्ट हुआ या आपको जल्दीबाजी में समझ में नहीं आया, तो रही सही तैयारी जो पुरानी की थी वो भी ताक पे आ जाएगी। तो इसलिए 7 तारीख को आप ये मान के चलिए मेरी तैयारी हो गई है, एंड नाउ आई विल बी रिलैक्स, जो है उसी में से मुझे अपना बेस्ट देना है। एक तो ये ज़रूर कीजिए। दूसरा, अपने सेंटर का बिल्कुल सटीक ज्ञान आपको होना चाहिए, किस जगह पे है, आप किस कन्वेंस जाएंगे। एक बी प्लान भी रखिए जाने के लिए, अगर ए प्लान अगर दूर है आपका तो बी प्लान क्या होगा अगर नहीं हो पाया, और किस वक्त आप निकलेंगे। और उससे पहले आपकी जितनी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर के लिए रिक्वायर्ड है, एडमिट कार्ड, आपकी आईडी कार्ड, डेटा, जो भी और चीज़ें, जो पेन है, पेंसिल हैं, अगर वो वहाँ रखवा देते हैं बाहर तो ठीक है, लेकिन आईडी आपको हर हालत में चाहिए, ठीक है। वाटर बॉटल है, इन सब को एक जगह पे शाम को ही रख लें पहले दिन। 7 तारीख को यही कीजिए आप, कुछ नहीं है आपके पास। और अगर आपका सेंटर दूर आया है तो पहले ही एक दिन जाके देख आइए, हो सकता है वो दिन साथ ही हो, तो इससे ये होता है कि आपको पूरा पता चल जाता है कि यहाँ कन्वेंस क्या है, यहाँ जाने की क्या चीज़ें हैं। और अगर दूर है तो आप पहले ही वहाँ पहुँच जाइए 7 तारीख को, जिससे 8 तारीख तक आप रिलैक्स हो सकें। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम करनी चाहिए। और जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम जो है, एक चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि
आप बिल्कुल भी अपने माइंड को कहीं से कहीं तक प्रेशराइज ना करें, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे बढ़िया और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज, फाइनल फेज, जिसको कहते हैं हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्ज़ाम। इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जब आप जाएंगे तो आप ये सुनिश्चित करें कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम सेंटर में आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं और एग्ज़ाम हॉल में आधा घंटा पहले आप बैठ जाएं अगर वहाँ अलाउड है, नहीं तो आप वहाँ कम से कम 20 मिनट पहले बैठ जाएं। जनरली आधा घंटा पहले आपको बैठा दिया जाता है और वो बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप वहाँ पर डीप ब्रीदिंग करने में अपना टाइम लगा सकते हैं, पूरे एनर्जी को फोकस करने में लगा सकते हैं और आप अगर वहाँ रिलैक्स हो जाएंगे इस 20-25 मिनट में तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ पर दे पाएंगे एग्ज़ाम में। तो रिलैक्स ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। दूसरी बात, अगर आपकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों से एग्ज़ाम सेंटर में होती है, जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट के भी लोग मिलेंगे और कोई पहचान का भी हो सकता है, कोई नया भी। और अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, ठीक है, और अगर वो बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बताइए, ये आपकी तैयारी, ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, जहाँ ऐसे कुछ डिस्कशन शुरू होते हैं, प्लीज़ आप वहाँ से चले जाइए। आप इस डिस्कशन का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि बाय द वे उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने या कुछ भी जो दूसरा बता पा रहा है, आप नहीं बता पा रहे हैं, आप नहीं जानते। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आ रहा है, लेकिन आप ठीक एग्ज़ाम से पहले ऐसा लेवल देख के, आपको ये भी हो सकता है कि आप उसको लेवल की तरह मिस इंटरप्रेट कर दें कि इसका लेवल बहुत हाई है, मैं कहाँ रह गया। हो सकता है उसे वही क्वेश्चन अच्छा आता हो, तो आप उसको मिस कर जाएंगे और आपके अंदर का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम हॉल के बाहर और मैदान में किसी से पेपर और क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करें और ना किसी के डिस्कशन का एक हिस्सा बने या पार्ट बने। जनरल बातें सही हैं और इसके अलावा कोई भी डराने वाली या नेगेटिव बातें या इतनी मेरिट जाएगी, ये तो बड़ा गज़ब होगा, ऐसा कुछ भी आपने सुनना नहीं है। अब जब आप हॉल में बैठ जाते हैं और पेपर आपको मिलता है तो अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स होके पूरे पेपर में शुरू से लेके आखिर तक हर क्वेश्चन को पढ़ लें और जब पढ़ते चलेंगे तो इनमें से पहला स्टेप है कि जितने क्वेश्चन आपको सीधे एक नज़र पे आ जा रहे होंगे, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है, जो आप सीधे ही जानते हैं कि इसका ये आंसर ही होगा, उनको वहाँ पर पेंसिल से डॉट लगा दें उनके आगे और उनको ऐसे ही करते चलें। और जिस भी क्वेश्चन में आपको देखते ही लगता है नहीं ये मुझे नहीं आता, इसको मुझे सोचना पड़ेगा और इसको देखना है, तो उस पर बिल्कुल आपने 1 सेकंड 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं करने हैं। क्यों? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। मान लिया आपने सोचा ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे आता है, यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, इसको सोचूं और ये करूं, तो आप अपने माइंड को एक्स्ट्रा प्रेशराइज करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आपका माइंड बेसिकली पजल्ड होने लगता है और पजल होने में आप आगे के जो आते हुए क्वेश्चन हैं उसमें भी फिर अपने आप पे शक कर सकते हैं। तो आपको कूल एंड काम रहना सबसे पहली कंडीशन है। इसलिए किसी भी हालत में जहां पर आप जरा सा भी 2 या 5 या 10 सेकंड लगा दे रहे हैं सोचने में चलते चलते, तो उसमें आप मत रुकिए, उसको सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। जब ऐसे करके आप लास्ट तक पहुंचते हैं तो आपके पास अपने पक्के वाले आंसर पहले राउंड में आ चुके होते हैं, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, ये आप गिन लेंगे और वो आपको एक मेंटल आइडिया दे देगा, प्रिपरेशन करने के लिए मेंटली प्रिपरेशन करवा देगा आपकी कि मेरे पास इतने क्वेश्चन सॉलिड हो चुके हैं। मान लिया आपके 65 क्वेश्चन सॉलिड हो चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे? इन क्वेश्चन में तो आपको पूरा भरोसा है, तो अब इन क्वेश्चंस के जो टिक आपने लगाए हैं उनको आप अपनी OMR सीट में सिर्फ एक जिस क्वेश्चन के सामने जो गोले बने उनमें सिर्फ एक पॉइंट लगा दीजिए, बिंदु, पूरा मत भरिएगा। पॉइंट इसलिए लगवाया मैंने कि अगर कभी बाय द वे
आपको स्पीड अप होना पड़ा, जल्दी जल्दी भरनी पड़ी या जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ा, आपके पास टाइम कम हो गया, तो आपका जिस गोले में पॉइंट है आपको देखना नहीं पड़ेगा पेपर, आप फटाफट उन गोलों को आराम से वहीं पर भर सकते हैं और आप स्पीड अप हो जाएंगे। इसलिए वो पॉइंट ज़रूर लगा दें। ये आपके सॉलिड वाले क्वेश्चन हैं और पॉइंट इसलिए लगाया कि अगर आपको मिटाना पड़े तो भी आप मिटा सकते हैं, पेंसिल से आप ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। वैसे इन गोलों में मिटाने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ कि जल्दीबाजी में एक आध आपका कोई गलत हो गया लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है, तो वो आप पॉइंट को आराम से मिटा सकते हैं पेंसिल के और फिर करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये था। अब आपके सॉलिड क्वेश्चन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है और इस बार अब आप उन क्वेश्चन को देखने लगेंगे जिनमें आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया था। इनमें सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी ये है कि आप इनमें भी पहला प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को दें जिनमें कम से कम आप 2 ऑप्शन साइड कर पा रहे हैं। आपको ये पक्का यकीन है कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 2 तरीके के क्वेश्चन अब आपके पास बचे होंगे। एक वो जिसमें कम से कम आपको ये विश्वास है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। एक वो क्वेश्चन जिसमें आपके चारों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है पहले आपको अटेम्प्ट करना है उनमें जिनमें आप 2 क्वेश्चन साइड कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन साइड करिए, इंटेलिजेंट गेसिंग स्टार्ट कीजिए, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, इंटरकनेक्शन करने की कोशिश कीजिए कि कहीं किसी और चीज़ से इंटरकनेक्ट होकर इसका आंसर मिल सकता है, कहीं इससे पहले का कोई राइटर या कॉन्सेप्ट था जो आया था तो उसमें क्या कहा गया था, कुछ इस तरीके से। इसे हम इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं और ये करने की कोशिश कीजिए और इसमें आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे और आपको लगेगा हाँ आपको कई चीज़ें याद आ गई हैं। तो अगली बारी यह है कि आप इनके भी पॉइंट OMR में लगा दें। अब आपके पास बचता है तीसरा सेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास जितने क्वेश्चन हैं वो ब्लाइंड हैं, यानी कि आप उसके बारे में ब्लाइंड हैं और आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आता। इंटेलिजेंट गेसिंग भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, प्रेशर बहुत होता है। जितनी गेसिंग पे एनर्जी लगानी थी आपने सेकेंड टाइप में लगा दी। तो अब थर्ड वाले टाइप में आता है कि आप लोग ये घिर जाते हैं कन्फ्यूज़न से कि हम कितने लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और कंपटीशन हाई है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक लिटमस टेस्ट, एक मेज़रमेंट, एक यार्ड स्टिक, जहाँ से आप कुछ अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हुए ये महसूस हो रहा है कि पेपर कंपैरेटिवली इजी लेवल का आया है और मैं एक अच्छा जो है अटेम्प्ट कर चुका हूँ और मुझे ये भरोसा भी है कि मेरे ज़्यादातर सही होंगे, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस बार LT में बहुत कंपटीशन होने वाला है। आप मात्र 8 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर के रिस्क लेंगे, क्योंकि 0.25 से भी ऊपर नीचे होगी मेरिट। तो आप मात्र 8 क्वेश्चन अपना वो बना लीजिए, एक पॉइंट की 8 क्वेश्चन को ही आपने ब्लाइंड लगाना है, यानी जिसमें गैस मारेंगे आप, ब्लाइंड गैस। और इस ब्लाइंड गैस की भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ। जो पेपर सेटर होता है, हम लोग भी पेपर सेट करते हैं बहुत सारी जगहों के, यूनिवर्सिटी में और कई जगहों पे। तो पेपर सेटर की एक साइकोलॉजी होती है कि जनरली वो A ऑप्शन नहीं रखता और बहुत कम D ऑप्शन रखता है। हम बहुत रिसर्च करके भी देख लें तो जो है A और D के 10-10% चांसेस होते हैं ऑप्शन के, और B और C के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं सही ऑप्शन के। तो हम लोग कुछ चालाकी करते हैं गैस के टाइम, हम एक A लगा देंगे, एक B, एक C, एक D, कुछ भी लगाते हैं जिससे कोई ना कोई सही निकल जाएगा। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपके ज़्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस होंगे। ये A, B, C, D ऐसे रैंडम मत लगाइएगा। जो भी आपने 8 क्वेश्चन लगाए हैं ब्लाइंड, उनमें रैंडम मत जाइएगा। आप कोई एक पकड़ लीजिए। अब आप चाहे उसको किसी भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेके करें या अपने गुरु का, एक पकड़ लीजिए, या तो B पकड़ लीजिए या C। मैं जनरली C का सजेशन देता हूँ, आप B भी पकड़ सकते हैं, आपकी अपनी आस्था है। ये तो अब जो है इसमें पूरा लक का गेम है। तो 8 के 8 आप C लगाएंगे, बस ये याद रखिएगा। और 8 के 8 जिनमें आपने रिस्क लिया है वो B लगाएंगे। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक बताता हूँ। A, B, C, D आप लगाते हैं तो हो सकता है जो लगा रहे हो वही गलत हो रहा हो, उसके बगल वाला सही हो। लेकिन जब एक सीरीज में सारे C लगाएंगे, आप यकीन मानिए एक ना एक C आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार तो 2 C 3 C भी आ सकते हैं।
सारे बी लगाएंगे तो कोई क्वेश्चन तो उन 8 में हो सकता है जो बी का हो, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। इसलिए आप सारे एक ही लगाइएगा, चाहे आपका ये दिल गवाही दे रहा हो ना दे रहा हो, आप मेरी बात पे भरोसा करके सारे एक ही ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लिया आपके 7 गलत हो गए, एक भी सही हो गया, तो आपने 0.25 जो है को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। अगर उतने क्वेश्चन अगर लूज़ किए हैं, उतने मार्क्स, तो इधर 8वें में आपका एक नंबर आया भी है तो आपको बहुत ज़्यादा असली स्कोर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बाई चांस 2 सही हो गए या 3 सही हो गए तो आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका 1-2 नंबर का स्कोर भी आगे बढ़ता है, तो बहुत कुछ होता है। अब आई दूसरी बारी, अगर आपको लगता है पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, हाई लेवल आया है और इसमें बहुत कम लोग, बहुत हाई लेवल आ गया और बहुत कम लोग इसे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, तब आप जो है इस 8 ब्लाइंड क्वेश्चन की जगह 12 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। 12 क्वेश्चन तक का रिस्क आपको लेना चाहिए और 12 क्वेश्चन तक आप निशान लगा सकते हैं। हाई लेवल में भी अगर आपने थोड़ा अच्छा किया है, हाई लेवल होते हुए भी, तो 15 तक भी जा सकते हैं। तो इस टेक्निक को आप याद रखिएगा, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और जो भी ब्लाइंड लगाएंगे बस एक ऑप्शन मारिएगा, चाहे आप ए मारें या बी या सी या डी, आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चन तक पक्का मिलेंगे। हमने कई बार नेट, यूसेट और लेक्चरर एलटी में इस तरीके की स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। तो ये था। इसके बाद जब आप ये कर लें, तो जब आप अब उनको डार्क करने के लिए बैठेंगे, तो अब आएगा सबसे बड़ा चैलेंज, जो आपके जो है मॉरल को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा। जहां ब्लाइंड है वहां तक तो आप देख नहीं रहे हैं, जो आपने गैस किए थे, इंटेलिजेंट गैस किया था, तो वो गैस में एक चीज़ होगी, जैसे ही आप गोला लगाने जाएंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अचानक आपको फील होगा नहीं ये नहीं था, ये गलत तो नहीं है, मुझे तो दूसरा वाला ज़्यादा लग रहा है। उसी समय आपका माइंड स्विच करने लगेगा अपने ही लगाए ऑप्शन में। ये सबसे बड़ी जो है युद्ध है किसी भी जो है एग्ज़ाम का, जो बच्चे जहां मात खाते हैं और बाहर आके अपने बाल नोचते फिरते हैं कि ओफो मैंने सही को लास्ट टाइम पे गलत कर दिया। तो आप यकीन मानिए आपको कोई चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि जो आपने पहले लगाया है वो आपके मस्तिष्क से आवाज़ आई है, आपके दिल से आवाज़ आई है, सब कॉन्शियस से आवाज़ आई है। और जब हम कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो सब कॉन्शियस को बहुत अच्छी तरीके से वो कनेक्ट फील ही तब करता है जब हम उससे होके गुजर चुके हैं। आपने इतनी तैयारी की है, अगर वो आपके कहीं मन में आया था और आपने उस समय लगाया था, तो वो ज़रूर सबकॉन्शियस से होके गुजरा है और वो सही होने के 99% चांस हैं। तो आप बिल्कुल अपने पहले लगाए हुए आंसर्स को लास्ट टाइम पे चेंज ना करें। ये वो वॉर है जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो है, अच्छी तैयारी वाले लोग भी मैंने फेल होते देखे हैं, अनसक्सेसफुल होते देखे हैं। और इतने महीनों की तैयारी के बाद आप ये रिस्क तो कभी नहीं लेना चाहेंगे कि कोई आता हुआ गलत कर दें। उसका क्या गम होता है वो जो है हर एक विद्यार्थी जानता है। तो आपको लास्ट तक, जब तक आप पूरे गोले ब्लैक करेंगे, तब तक अपनी पूरे मॉरल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और अपने प्रति और अपनी तैयारी के प्रति आस्था का पूरा उदाहरण पेश करना है और पूरे अपने मेंटल बैलेंस और साइकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखना है। किसी भी चीज़ से हिलना नहीं है। तो टाइमली आप उसे सर्कल कर दें और उसके बाद फिर कुछ ना सोचें। फिर ये ना सोचें कि मैं 2-4 और कर लूँ, 8-10 और कर लूँ। बगल वाले के मैं देखा उसकी पूरी भरी हुई दिख रही कॉपी, यार सब लगा रहे हैं मैं भी लगा लूँ। नो, दिस इज़ गोइंग टू बी डिज़ास्ट्रस फॉर यू। तो अपने पे विश्वास रखिए, तैयारी कीजिए, अपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, मल्टीफेसेटेड प्रिपरेशन कीजिए और अभी मेडिटेशन कीजिए, फिज़िकली फिट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो मैंने टिप्स बताई हैं उन्हें जो है पूरी तरीके से फॉलो कीजिए और रिवीज़न वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए कि रिवीज़न कैसे करें, जो मैंने जो है अपने यूट्यूब में काफ़ी पहले डाल दिया था और जिसे कई लोगों ने देखा है और काफ़ी उसमें जो लोगों ने अपने रिमार्क्स दिए हैं। तो ये था आपके लिए जनरल टिप्स फॉर एलटी सिलेक्शन फॉर ऑल द कैंडिडेट। और अगर आप इसको यकीन मानिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यू विल गेट बेनिफिटेड
एंड आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे और मेरा आप लोगों के प्रति पूरा विश्वास है, जितनी मेहनत आपने की है आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और फिर ये भी है कि अपनी मॉरल को पूरी तरह हाई रखना है और जो है कुछ इस तरह से चल नज़ीर कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। तो आप अपनी दास्तां खुद बनाने जा रहे हैं और आपकी दास्तान ज़रूर जो है रंग लाएगी और आप कुछ नज़ीर पेश करेंगे अपने सारे लोगों के सामने और अपने जितने भी लोग वेल विशर्स आपके हैं। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं सारे LT एस्पिरेंट्स का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो लोग काफ़ी संख्या में मुझसे इंटरेक्ट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो बाकी लोगों का भी जो है भला होगा, जो लोग LT की तैयारी कर रहे हो कोई कन्फ्यूज़न में। थैंक यू गाइज़, हैव ए नाइस डे।